नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वार्ष्णेय आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है परवरिश। रेखा दीदी की चिट्ठी मिलते ही एक सांस में मैं पूरी चिट्ठी पढ़ गई। चिट्ठी पढ़कर दो बूंद आंसू मेरे गालों पर लुढ़क आए। रेखा दीदी के हिस्से में कभी भी सुख नहीं रहा। कुछ दुख उन्हें उनके हिस्से के मिले, कुछ कर्मों के और कुछ स्वभाव से। इन तीनों में से कुछ भी यदि ठीक होता तो शायद उन्हें इतने दुख नहीं देखने पड़ते। दीदी के बारे में सोचती मैं अतीत में खो सी गई। हम दोनों बहनें माता पिता की लाडली थीं। पिता ने हमें ही बेटा मानकर हमारे लालन पालन व शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं रखी। दीदी सुंदरता में माँ पर और स्वभाव में पापा पर गई थीं। वह दबंग और उग्र स्वभाव की थीं। वह दूसरों के अनुसार ढलने के बजाय दूसरों को अपने अनुसार ढालने में विश्वास रखती थी। परिस्थितियों के अनुसार ढलने के बजाय परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेती थी। यह उनका स्वभाव भी था और इसकी उनमें क्षमता भी थी। इसके विपरीत मेरा स्वभाव माँ पर और शक्ल सूरत पापा पर गई थी। मैं देखने में ठीक ठाक थी, शालीन व लुभावना सा व्यक्तित्व था, हर एक के साथ समझौता करने वाला, लगभग शांत स्वभाव था। जब तक बहुत परेशानी न हो तब तक मैं खुश ही रहती थी। हर तरह की परिस्थिति के साथ समझौता करना जानती थी। मेरे स्वभाव में दबंगता तो नहीं थी, पर मैं दब्बू स्वभाव की भी नहीं थी। दीदी का दबंग स्वभाव सबको अपनी मुट्ठी में रखना चाहता। जो करें उनके मन की ही करें, जो उनको ठीक लगे वही करें। विवाह के बाद भी पति व बच्चों पर उनका ही शासन रहा। यहाँ तक कि सास ससुर ने भी उनकी ही सुनी। किसी की क्या मजाल कि कोई उनकी इच्छा के विरुद्ध घर में कुछ कर दे। दीदी इतना मत दबाया करो सबको, बच्चों पर इतनी अधिक बंदिश रखना ठीक नहीं है। मैं अक्सर दीदी को समझाने का प्रयास करती। तू अपनी समझ अपने पास रख, जैसे तूने खुला छोड़ रखा है ना बच्चों को। देख मेरे दोनों बच्चे, मजाल है मेरे सामने जोर से हंस भी ने। कितने आज्ञाकारी बच्चे हैं मेरे ही नियंत्रण का फल है, वरना इनके पापा तो इनको बिगाड़ कर रख देते। दीदी बड़े गर्व से कहती, दीदी आपके बच्चे आज्ञाकारी नहीं बल्कि डरते हैं आपसे। आज्ञा प्यार से माने बच्चे तब तो ठीक, लेकिन यदि वे डर कर माने तो जिस दिन वे आत्मनिर्भर हो जाएंगे आपकी सुनेंगे भी नहीं। मैं दलील देती तो दीदी मुझे जोर से झिड़क देती। दीदी के इस दबंग रूप को अगर सकारात्मक पहलू से देखा जाए तो पूरी गृहस्थी का भार उनके ही कंधों पर था। जीजाजी अक्सर बीमार रहते थे। उन्हें दिल की बीमारी थी। किसी तरह वह बस अपनी नौकरी कर लेते थे। बाकी की सारी समस्याएं दीदी के जिम्मे थी। दीदी हिम्मत वाली थीं। हर मुश्किल का सामना वह किसी भी तरह से कर ही लेती थीं। इसीलिए जीजाजी बीमार होने के बावजूद थोड़ा जी गए, लेकिन बीमार दिल के साथ आखिर वह कितने दिन जी पाते। एक दिन परिवार को आधा अधूरा छोड़कर इस दुनिया से कूच कर गए। दीदी की हिम्मत ने परिवार की पतवार फिर से चलानी शुरू कर दी। उन्होंने बेटी की पढ़ाई छुड़वाकर उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। दीदी रश्मि पढ़ने में तेज है, उसकी इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हो, उसे पढ़ने दो, मैं बोली। तब उन्होंने कहा, तू अपनी गृहस्थी के बारे में सोच ऋचा, मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने मुझे दो टूक जवाब दे दिया। दीदी ना किसी की सुनती थी और ना ही किसी की मानती थी। रश्मि भी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। बेटे ने भी बहुत कहा। दीदी ने उसकी बीएससी भी पूरी नहीं होने दी और उसका विवाह कर दिया। अपनी सफलता पर दीदी बहुत खुश थीं कि उन्होंने अकेले होते हुए भी बेटी का विवाह इतने अच्छे से कर दिया और बेटी ने चूं भी नहीं की। रश्मि को खुश देखकर मैंने भी अपने दिल को समझा लिया। हालांकि उसके सपनों की कोपलों को झुलसते हुए मैंने साफ महसूस किया था। दीदी कभी कभी हिमांशु के साथ हमारे घर रहने आ जाती थीं। उनका बेटा हिमांशु इतना आज्ञाकारी था कि उन दिनों मुझे अपना आशीष कुछ ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ और उद्दंड दिखाई देता। उन दोनों माँ बेटे में मैंने कभी बहस होते देखी ही नहीं। माँ बेटे के बीच
झगड़ा तो दूर की बात थी, जबकि मेरे और मेरे बेटे के बीच बिना किसी कारण हमेशा ठनी ही रहती। मेरे बेटे को मुझ में कमी ही दिखाई देती। दीदी अक्सर मुझे टोकती, तू आशीष पर थोड़ी सख्ती रखा कर ऋचा, अभी से ऐसे लड़ता है तुझसे तो बड़ा होकर क्या करेगा। तेरी जगह पर मैं होती तो थप्पड़ लगा देती। इतने बड़े बच्चे थप्पड़ से कहाँ काबू होते हैं दीदी। किशोरावस्था से गुजर रहे हैं बच्चे इस समय, थोड़ी बहुत समस्याएं तो होती ही हैं उनके साथ इस दौर में। मैं दीदी से बात करते हुए बीच का रास्ता अपनाती। अरे नहीं नहीं, जैसे हम तो इस दौर से कभी गुजरे ही नहीं थे। दीदी तो नक्कर कहती। अब मैं उनसे कैसे कहती कि मैंने तो माँ से शायद झगड़ा नहीं भी किया होगा, पर तुम तो हमेशा झगड़ती थी। दीदी के बेटे हिमांशु ने इंजीनियरिंग के बाद एमबीए किया और प्रतिष्ठित कंपनी में उसे जॉब मिल गई। दीदी बहुत खुश थीं। उनको देखकर हम सभी खुश थे। हिमांशु को देखकर दिल खुश हो जाता। हिमांशु खूबसूरत, स्मार्ट, आज्ञाकारी, नम्र स्वभाव का प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत युवक था। उसे देखकर कोई भी रश्क कर सकता था। एक से एक लड़कियों के रिश्ते उसके लिए आते। दीदी खुद ही सब जगह बात करती, लेकिन हर लड़की में कमियां निकालती। कभी कोई सुंदर नहीं है, कोई लंबी नहीं है, किसी की एजुकेशन कम है तो किसी का परिवार अच्छा नहीं है। उन्हें कोई लड़की समझ ही नहीं आती। बहुत लड़कियां देखने के बाद आखिर एक लड़की उन्हें पसंद आ ही गई। वह उनके हिसाब से बहुत सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। आखिर दीदी ने हिमांशु का रिश्ता तय कर ही दिया। हिमांशु के विवाह की तैयारियां होने लगीं। विवाह हुआ, सुंदर सुलौनी सी बहू घर पर आ गई तो सभी बहुत खुश थे। आखिर दीदी ने अपने बच्चों की लाइफ सेटल कर ही दी। मेरा आशीष हिमांशु से 1.5 साल ही छोटा है। उसके नौकरी पर लगते ही मैंने भी शादी के लिए उसके दिमाग के पेच कसने शुरू कर दिए। वह बोला, अभी कैसे शादी कर सकता हूँ मम्मी, पैसे भी तो चाहिए, इतने कम में कैसे गुजारा होगा। उसका जवाब सुनकर मैं हतप्रभ रह गई। आखिर प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत मेरे बेटे के पास गृहस्थी बसाने के लिए पैसे कब होंगे। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ? रेखा क्यों दुखी थी? क्या ऋचा के बेटे की शादी हो गई? ऋचा अपनी बहन के लिए दुखी क्यों थी? ऐसा क्या हुआ था रेखा की जिंदगी में कि ऋचा की आंखों में आंसू आ गए? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सकें और इस कहानी के अगले भाग को आप पढ़ सकें। कल मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।